पहले शुरू करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। As all of you know, I am Raju Kumar and I am the coaching owner of this coaching center, I mean मां शारदा कोचिंग सेंटर इन लिलोल। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के जो साइंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पीछे भी हमने इस चीज़ का कंटेंट बनाया हुआ था, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी नहीं थी या फिर उसमें वीडियो क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा सोचा है कि बेहतर बना दे, इसीलिए हम फिर से आज कंटेंट बना रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। आज एक क्रम से ही समझिए कि हम लोग आज से ही पढ़ना शुरू किए हैं और कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। क्या कहा जाता है? जब जागो तभी सवेरा। तो आज हमको आज नींद खुली है, हम लोग आज से जगे हुए हैं, आज से उठे हैं, तो लगातार आज से जो है ऐसे ही पढ़ते हुए रहेंगे और साथ ही साथ हम अपने एजुकेशन को गेन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि 8वां का पहला चैप्टर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बहुत सभी किताब में अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिनमें अलग अलग हो सकते हैं। तो हम जो है वो सुगम विज्ञान चलाते हैं, जो SF का होता है, स्टूडेंट फ्रेंड का होता है, तो हम उसको लेकर के PDF बनाए, PPT बनाए, जो कि उसी से संबंधित कंटेंट इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जिस समय पढ़ा करते थे हमारे स्कूल में एक प्रार्थना हुआ करती थी, जब हम लोग पढ़ना शुरू करते थे ना उस समय में, ठीक है कि नहीं है? और प्रार्थना के बाद क्या करते हैं हम लोग? पढ़ना शुरू करते। आप लोग सुने हैं ना, करते हैं हम शुरुआत आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे उठकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरुआत आज का काम प्रभु। तो वही सब प्रार्थना एक होती थी, एक सिस्टम बना हुआ था। बच्चे किताब खोलकर सबसे पहले वो प्रार्थना गाया करते थे, उसके बाद क्लास का स्टार्ट होता था, क्लास हमारी शुरुआत होती थी। तो ठीक इसी तरह से आज हम क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले माँ सरस्वती का मन ही मन एक बार प्रणाम जरूर करेंगे, उनको उनका आशीर्वाद जरूर लेंगे, जो कि हमें इसको सीखने में कम से कम हमारी बुद्धि जो है उसको एकदम सक्रिय करे, जिससे हम लोग तुरंत ही आसानी से चीज़ों को समझ सके, सीख सके। आइए बाबू, हमारा पहला है यहाँ समय और शिक्षा का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है बाबू, तो जिंदगी में सफल होने का बस एक ही राज है कि आप समय के साथ क्या करिए? समय और शिक्षा के साथ तालमेल बनाइए। जो व्यक्ति समय और शिक्षा दोनों के साथ सही संबंध बना लिया है, सही उपयोग कर लिया है समय का भी और शिक्षा का भी, तो समझ जाइए वही व्यक्ति जो है इन फ्यूचर आगे कामयाब हो सकता है। तो कामयाब होने के लिए समय और शिक्षा का सही उपयोग करना आना चाहिए। तो चलिए आज का हम लोग क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले जो हमारा क्लास है उसमें पहला स्लाइड हमारा ये है, स्वपोषक स्वपोषी। ठीक है, चलो तू भी आगे जाओ, बैठो, पांचों बैठने दो, उधर उसको उधर चलिए फटाफट तेजी में, दीवार में चटिए, इसमें चल, उसमें तीनों को है ना, उसको बैठने दे। चले पीछे से इधर चल। अब तो सोया कहाँ है तू लोग? इधर चलिए, तू वहीं रहो, रेल है ये, वो वहाँ रहो, यहाँ रहो, चलो। चलिए अब आप लोग उसमें जाइए, इसमें गधा सब बैठ गया, जाके पीछे बैठो ना, छोटे बच्चा सबको आगे आने दो ना, ये छोटा छोटा तू यहीं बैठ ना। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है स्वपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी क्या होता है? तो बाबू स्वपोषी जीव होते, क्या होते हैं बाबू? स्वपोषी जीव।
स्वपोषी क्या होते हैं? जीव होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। अब कहिएगा स्वपोषी जीव किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव या वैसे जीव, ऐसे जीवधारी जो स्वपोषण की क्रिया को करते हैं, उसे ही स्वपोषी जीव कहते हैं। अच्छा वो देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा? स्वपोषी जीव में लिखिए नहीं, बस समझने के लिए। स्वपोषी जीव किसको कहा जाता है? तो ऐसे जीवधारी को कहा जाता है, ऐसे जीव को कहा जाता है जो स्वपोषण की क्रिया को करते हैं। अब आइए बाबू, यहाँ आप लोग के मन में वो सवाल आ गया होगा कि सर हम लोग स्वपोषी मतलब स्वपोषण क्रिया को भी नहीं समझते। स्वपोषण की क्रिया क्या होती है बाबू? स्वपोषण, अगर इसको हम तोड़ते हैं बाबू तो होता है स्व अजोर पोषण। स्व मतलब होता है अपना, खुद का। अब पोषण मतलब होता है पालन पोषण समझिए या शरीर निर्माण समझिए, ठीक है। अच्छा पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रकार की विधि होती है, एक प्रकार की क्रिया होती है जिसमें हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग चावल खाते, क्या खाते बाबू? चावल। तो चावल हमें डायरेक्ट चावल से एनर्जी नहीं मिलती है, चावल से हमें क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उत्पत्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हमारे शरीर को एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी। तो हम जो खाना खाते हैं ना बाबू, वो खाना डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं देती है, वो खाना क्या होता है? तो पोषक तत्वों में बदलता है। पोषक तत्वों में बदलने के बाद क्या होता है? तो वो हमें एनर्जी देती है। क्या देती है बाबू? एनर्जी देती है। ब्लड हमारा बना देता है, या हमारे कह सकते हैं अलग अलग जो भाग होते हैं जिसकी जरूरत होती है हमारे शरीर को, वो चीजें हमें प्रदान करती है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। मतलब पोषण वह क्रिया है जिस क्रिया के बाद कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन से आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग करना जान जाते हैं। उनका उपयोग करने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे शरीर में कहीं कट फूट गया है, छोट मोट कट फूट होता है तो देखते हैं शरीर अपने आप उसको ठीक कर देता है कि नहीं कर देता है। बड़ा से बड़ा बीमारी का इलाज हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली है, अंदर में है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इम्यूनिटी। कुछ स्पेलिंग में गलती हो सकता है तो उसको नहीं नजरअंदाज करना है। इम्यूनिटी किसको कहते हैं बाबू? इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या होता है बाबू? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली वह क्षमता होती है जिसमें हमारे शरीर के अंदर में ही कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। मतलब जो अंदर में छोटा मोटा बीमारी हो गया ना, उस बीमारी में हमको इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, उसमें हमको जो है ना किसी भी प्रकार का मेडिसिन का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा शरीर जो होता है वो उसको ठीक कर देता है कि नहीं है। तो कहने का मतलब यही होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। आप लोग को याद होगा कोरोना काल में लोग बराबर कहा करते थे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, इम्यूनिटी शरीर का बढ़ाओ, जिसका इम्यूनिटी बढ़ल होगा उसको कोरोना बीमारी नहीं होगा। तो इम्यूनिटी क्या होता है बाबू? इम्यूनिटी हमारे शरीर में उपस्थित वह क्षमता होती है जिसके आधार पर हमारे शरीर में किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रोग में लड़ने की सहायता होती है। लेकिन जब हमारे शरीर का यही इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है हम लोग बीमार हो जाते हैं। देखते हैं ना, बीमार होता है ना बच्चा, आप लोग भी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी ना कभी बीमार होता है। कभी छोटे बीमारी से ग्रस्त रहता है तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन ये जानिए बाबू कि बीमारी तभी आती है जब हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे कमजोर हो जाता है, घट जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो अब समझिए हम किसको समझा रहे थे? सबसे पहले पोषण को समझा रहे थे। पोषण के बारे में हमने क्या कहा? तो पोषण एक प्रकार की ऐसी विधि होती है जिसमें जीवधारी भोजन ग्रहण करके और उसका क्या करता है? इस्तेमाल करता है, उससे जो प्राप्त पोषक तत्व होते हैं उसका उपयोग कर लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण।
अब आइए स्वपोषण किसको कहते हैं? तो बाबू दो प्रकार के पोषण होते हैं, वो स्वपोषण एवं परपोषण। तो स्वपोषण किसको कहते हैं? तो जो अपना पोषण खुद करता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना पालन पोषण भरण पोषण खुद कर लेता है, उसी पोषण को या उसी जीवधारी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीवधारी, या उसमें होने वाले क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। एक ऐसे जीवधारी होते हैं बाबू जो स्वपोषण नहीं करते हैं, मतलब भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, चाहे पेड़ पौधा पर निर्भर हो यानी तो दूसरे जीवों पर निर्भर हो, तो समझ जाइए उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी जीवधारी कहते हैं। उसमें जो पोषण की विधि होती है उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, क्या है बाबू? हरे पेड़ पौधे, क्या है? हरे पेड़, क्या बोल रहे हैं हम? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं सभी के सभी क्या है? तो स्वपोषी जीव है। क्या बाबू? स्वपोषी। अच्छा, हरे पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन तैयार करता है, वो किसी से मांगने नहीं जाता है कि हमरा तुम चावल दे दो, हमरा दाल दे दो, सब्जी तोड़ के ले आएंगे और तब बनाएंगे, नहीं बाबू, वो खुद ब खुद अपना भोजन तैयार करता है। और भोजन कैसे तैयार करता है? तो बाबू एक प्रकार की क्रिया होती है जिस क्रिया को आप लोग पढ़े होइएगा, प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि होती कैसे है बाबू? तो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बोल रहे हो? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है तब पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ से जल लेते हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है? तो खनिज लवण लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? खनिज लवण लेते हैं। साथ ही साथ एक और चीज का होना बहुत जरूरी होता है, जो कि क्या है? क्लोरोफिल। क्या होता है बाबू? क्लोरोफिल। क्या होता है? इन सभी चीजों की सहायता से, इस सब चीज आसपास के चीजों से मिल करके तकर बाद जो है सो क्या करता है? हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। कौन सी विधि को करके? प्रकाश संश्लेषण की विधि को करके। अच्छा बाबू एक बात आपको देखिए, इससे क्या समझ में आया? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? कब होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है। और कब सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है? कब सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है? रात को। तो पेड़ पौधा रात को भोजन बना लेता है? नहीं बाबू। अच्छा, बादल वाले दिनों में पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं? जैसे अभी बादल वाला दिन है, बादल है अभी, अभी भोजन बना लेगा? नहीं। क्या चाहिए उनको? सूर्य का प्रकाश प्रॉपर चाहिए। तो अभी है नहीं है, मतलब पेड़ पौधे अपने भोजन नहीं बना सकते। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब स्वपोषी जीव वैसे जीवधारी को कहेंगे जो अपना भोजन खुद तैयार करता होगा, जो अपना पोषण खुद करता होगा, उसी को हम लोग स्वपोषी जीवधारी कहते हैं। जो कि यहाँ लिखल है, देखो क्या कहते हैं? उन जीवों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपने पोषण के लिए किसी अलग जीव पर निर्भर नहीं रहते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या बोल रहा है यहाँ? एक बार आप लोग पढ़िए तो क्या बोल रहा है कि स्वपोषी में ऐसे उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं कहिए या खुद कहिए, नहीं, खुद तैयार करता है और पोषण के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर या जीव पर निर्भर नहीं रहता। चलिए बाबू, अब आइए हम लोग स्वपोषी जान गए, अब हम लोग परपोषी को जानते हैं। तो परपोषी किसको कहते हैं बाबू? तो परपोषी बाबू ऐसे जीवधारी को कहते हैं, अगर आपको कह दिया जाए परपोषी किसको कहते हैं, तो ऐसे जीवधारी को परपोषी कहा जाता है। ऐसे जीवधारी को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं नहीं बनाता है। अच्छा, नहीं बनाता है तो कैसे भोजन ग्रहण करता है बाबू? तो या तो हरे पेड़ पौधे से भोजन लेता है, या नहीं तो अलग जो जीव है उनके मांस से। क्या करके? अलग जीव, या तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहेगा, या नहीं तो किस पर निर्भर रहेगा? अलग अलग जानवरों पर निर्भर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग का जो पोषण होता है वो कौन सा पोषण होता है? परपोषण होता है। कौन सा पोषण होता है बाबू? परपोषण। क्या होता है? परपोषण। कैसे होता है परपोषण?
तो हम लोग एक बात बताइए ना, हम लोग अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अच्छा, भोजन तैयार करने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग के पास में चावल ले लिए, दाल ले लिए और सब्जी ले लिए और जाके गैस पर चढ़ा दिए। क्या किए? गैस पर चढ़ा दिए, खाना बन गया। अब तू लोग कहेगा सर हम तो खाना अपना खुद बनाते हैं। अब चलो हम ना खाना नहीं बनाते, मेरे घर में मेरी माँ है, वो तो खाना बनाती है, तो इसका मतलब माँ मेरी स्वपोषी हो गई। आप लोग खाना बनाते हैं अपना घर में, तो आप लोग स्वपोषी हो गए? नहीं बाबू, कच्ची सामग्री जो है, जैसे चावल दाल सब्जी, ये सब भी खुदे रखता हो। खुदे रखता हो मतलब निर्माण खुद करता हो। तो ककरा हाथ में मान ले फल उग जाता हो, ककरा पैर में जो है सब्जी उग जाता है, कि ककरा कपार में जो धान उग जाता हो, उगता है इसे? नहीं। ये किसके पास होता है बाबू? केवल पेड़ पौधे के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? पेड़ पौधे। स्वपोषी अगर बात करिएगा तो स्वपोषी जीव में एक को चीज होता है, वो क्या है? हरे पेड़ पौधे। उसके अलावे कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन तैयार खुद से करता हो। और सब के सब अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, चाहे वो पेड़ पौधा पर निर्भर हो और नहीं तो किसी जैसे हम लोग हैं, हम लोग या तो चावल दाल सब्जी खाएंगे, नहीं तो किसी दिन मूड हो गया तो मछली चावल दे दो, मुर्गा चावल दे दो, खस्सिया चावल दे दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर हो रहे हैं। नहीं यार, मारना गलत है, ऐसा नहीं कि सही है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब क्या है ना कि हम लोग अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। और जब हम लोग देखेंगे कि किसी दूसरे जीवों के द्वारा हमारा पोषण होता होगा, हमारा भोजन तैयार होता होगा, तो हम लोग उसी पोषण को क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परपोषी पोषण। ऐसे जीवधारी को ही क्या कहते हैं? जो जीवधारी ये करता है उसी जीवधारी को क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परपोषी। जब 10वां में आप लोग जाइएगा ना तो परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है मृतजीवी, क्या होता है बाबू? मृतजीवी। एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा करते हुए आगे बढ़ते हैं, हल्का हल्का सा बता के निकल जाते हैं, क्योंकि ये आप लोग के कंसेप्ट का नहीं है। तो आइए, मृतजीवी किसको कहेंगे? तो मृतजीवी ऐसे जीव को कहते हैं जो अपना भोजन मरे सड़े गले पौधों या मरे हुए जीवधारियों से तैयार करते लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुत्ता बिलाई को देखो, कुत्ता को देखता है ना, कौआ को देखो, ये सब क्या है? मरे हुए जीवों से अपना भोजन तैयार कर लेता है। कोई जीव मरल है बहुत दिन से, रोड पर कुत्ता मरल पड़ल है, कौआ आया खा के चल गया, तो वो अपना भोजन किससे लेता है? तो मरे हुए जीवधारियों से अपना भोजन तैयार करता है। तो ये हो गया कौन सा? मृतजीवी। अब होता है परजीवी। परजीवी किसको कहते हैं? तो ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपार में ढील होता है, ढील होता है ना, हमारे संपर्क में रहता है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे संपर्क में आकर के अपना भोजन बनाता है। नहीं, अच्छा, अप्रत्यक्ष रूप से कौन होता है? तो जैसे मच्छर हो गया, मच्छर अपना भोजन किससे लेता है? हम लोग से। कैसे? हरदम हमारे शरीर में रहता है? नहीं बाबू, क्या होता है? शरीर से बाहर आता है। जब भोजन की बात हुई, फट आया, खून चूस के चल दिया। अब आइए, आप लोग गांव घर में होंगे तो पता होगा चमोक्कन होता है गाय भैंस को, नहीं होता है? तो देखिएगा वो पूरी एकदम डायरेक्ट रूप से उसी के लटकल रहता है, उसी के शरीर में। तो कहने का मतलब हो गया, यही जीवधारी जो पूरी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर होकर के अपना भोजन बना लेता होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। अब आइए बाबू, क्या होता है? प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी किसको कहते हैं? तो जो इंसान की तरह, मनुष्य की तरह ठोस पदार्थ को भोजन लेता है। ठोस, जैसे अपने लोग ठोस लेते हैं भोजन। ठोस लेने का मतलब क्या है? चावल दाल रोटी एकदम सजा दिए थाली में, तब दे दिए एकदम बढ़िया से। तो कहने का मतलब क्या है कि तरल रूप में, ठोस रूप में हमने अपना भोजन लिया है। ऐसा ही भोजन कौन लेता है? तो बहुत ऐसे जीवधारी है, जैसे मेंढक हो गया। खाली मेंढक ही ना होगा, बहुत सारा ऐसा है जितना आसपास हम लोग देखते हैं जो ठोस रूप में भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी, मतलब प्राणी के समान भोजन करने वाला जीव। ठीक है। अब आइए,
तो हम लोग परपोषी को जान रहे थे, केवल हमको इतना डिटेल में जाना नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दिया। आइए, परपोषी उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और अपने पोषण के लिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हमने क्या कहा, किस पर निर्भर होता है? या तो पेड़ पौधे पर निर्भर होता है और नहीं तो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? क्या बोले हैं कि भोजन के लिए किस पर या पोषण के लिए किस पर निर्भर होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे या नहीं तो किस पर? जो हमारे आसपास में छोटे छोटे जीव है या बड़े भी जीव है उन पर निर्भर रहता है। चंदनमा काहे मुंह चुराए हुए तो चोर की तरह? सीधा बैठिए। आगे हम लोग फसल को देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? फसल। अच्छा, फसल किसको कहते हैं? फसल को समझिए। फसल किसको कहा जाता है? तो फसल देखिए, आप लोग जो है ना फसल के रूप में किसको देखते हैं? जैसे गेहूं को देखते हैं आप लोग, नहीं, चावल को देखते हैं आप लोग, मतलब चावल मतलब धान। मक्का को देखते हैं आप लोग, है ना? ये सब चीज फसल है। फसल में और भी सब्जियां भी आती है, जैसे गोभी हो गया, भिंडी हो गई, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है, इत्यादि लिख सकते, आदि लिख सकते। ठीक है, अब आइए समझिए इन सब चीजों का नाम हम क्यों लिखे। तो फसल के लिए बाबू, फसल किसको कहते हैं? तो जब एक ही प्रकार के पौधे को, एगो पौधा, जैसे हम लोग धान का खेती करते हैं, एगो पूरी खेत में हम देखते हैं खाली धान, एक धान पसरल है, नहीं है। गेहूं देखते हैं तो सौंसे गेहूं पसरल रहता है। मान ले हम कोबिये देखे, भिंडिये देखे, कम से कम 20 गो, 25 गो, 50 गो गाछ लगेले है एकदम, नहीं, बहुत लार्ज, मतलब एरिया में, लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़का लंबा क्षेत्रफल में लगा रहता है। तो यही कहता है फसल किसको कहते हैं बाबू? तो बहुत एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े पैमानों पर, क्या चीज के लिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए? भोजन की प्राप्ति के लिए एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पे, बड़े क्षेत्रफल पर जब लगाया जाता है या उगाया जाता है तो उसी को हम लोग फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। वो अंजलि कुमारी, तू कराओ, कराओ, ये करा रही। फसल किसको कहेंगे बाबू? जब एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े पैमानों पर भोजन की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है या उगाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बढ़िया से, हमने क्या कहा? जब एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े क्षेत्रफल में, किस चीज के लिए? भोजन की प्राप्ति के लिए। अच्छा, धान हम लोग तुरंत वहां खाना, धान जो उगाते हैं तो खाना उना बन के हमको तो नहीं मिल जाता है। धान मिलता है, उससे हम लोग चावल बनाते हैं, चावल से हम लोग भात बनाते खाते हैं, और सीधे भाते से हमको एनर्जी नहीं मिल जाता है। भात फिर पोषक तत्वों में टूटता है और पोषक तत्व बनाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। समझेंगे नहीं समझे? किससे हमें एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। फिर वो एनर्जी को जो, उसके बाद जितने भी चावल से वेस्टेज बनते हैं उनको हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चावल से अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है, जिसको हम लोग, एक प्रोसेस होती है हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं उसको। अब समझिए ध्यान से इस चीज को कि हम लोग जब अभी तुरंत बोले हैं कि भोजन की प्राप्ति के लिए एक ही प्रकार के पौधों को बहुत बड़े पैमानों पर उगाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। क्या कहते हैं? क्लियर है? चलिए अब आइए एक बार हमारा जो लिखा हुआ है जो पीपीटी में, हम उसको देख लेते हैं। क्या है यह? देखिए क्या लिखा हुआ है। जब भोजन या अन्य आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमानों में उगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, जो कि हमने अभी तुरंत आपको बता दिया है। क्लियर है बात? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए बाबू, फसलों के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? फसलों की प्रकार की। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो बाबू कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल होती है। कौन सी फसल होती है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली। ये सब बहुत आसान है, इतना याद करना मुश्किल है ये नहीं है। क्या कहेंगे? तो वे फसलें जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है उसे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला भोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एग्जाम्पल में पूछा जाए क्यों क्या क्या होता है
तो गेहूं होता है, चावल होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। क्या देते हैं बाबू? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? तो बाबू ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, क्विक एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलेगा, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, आप लोग जब चावल खा के उठते होंगे ना, तो बेसी एकदम देह टेट टार करते होंगे, नहीं होता है कि नहीं होता है? तो हमारे शरीर में एनर्जी का जब संचार होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसे शेयर करना पड़ता है कि नहीं है? तो चलिए समझ जाइए, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल किसको कहते हैं? तो वे फसलें जिनसे हमें किसकी प्राप्ति होती हो? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती हो। किसकी प्राप्ति होती हो बाबू? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला भोजन, सॉरी फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली। क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल याद रखिएगा बेसिकली ज्यादातर। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इस तरह से। क्लियर है? चलिए अगला होता है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलें। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलें किसको कहते हैं? तो बाबू वैसे फसलें जिनसे हमें मूल रूप से किसकी प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, मटर, सोयाबीन, जितना भी दाल वाला फसल है उससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है वो? अब देखिए, आपको हमने पहले क्या बताया हुआ था कि भोजन से हमें किसकी प्राप्ति होती है बाबू? पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पोषक तत्वों की। अब कौन से भोजन से कौन सा पोषक तत्व हमको मिलता है वो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, गेहूं से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। मक्का से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ज्वार से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। बाजरा से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है कि ऊपर में जितनी भी फसलें दी गई है उन फसलों से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है बाबू। किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की। अब आइए दूसरा, प्रोटीन की प्राप्ति किससे होती है? तो जितने भी दाल है उससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, जितना दाल है सभी के सभी दाल से हमें किसकी प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बाबू? प्रोटीन की। सत्यमा कहां ध्यान है? यहां के बैठो तुम। अब आइए बाबू आगे चले। सुनो बाबू ध्यान से, हम इतना चिल्ला रहे हैं, हमको फालतू में कोनो शौक नहीं है चिल्लाने का। तो ध्यान से इधर ध्यान दीजिए। अब बेसी उंघेला रहे तो जाके पहले मुंह कान धोइए, और नहीं धोइएगा तो आगे हम धो देंगे बढ़िया से। चलिए दूसरा देखिए। अब आइए बाबू, प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का बेसिकली काम भी होता है हमारे शरीर में। जैसे हमने अभी तुरंत कहा कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? एनर्जी देना, तुरंत ऊर्जा दे देती है, नहीं? ठीक उसी तरह से प्रोटीन का काम क्या होता है? तो बाबू हमारे शरीर के वृद्धि एवं ऊतक की मरम्मत में ये हमारे लिए सहायक होता है। जो देखिएगा, शरीर हमारा वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, ज्यादा तेजी में हम बढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए हम में क्या है? प्रोटीन की मात्रा अधिक है। साथ ही साथ में हमारे शरीर में जितने भी टिश्यूज डैमेज होते हैं, ऊतक जो टूटते फूटते हैं, कहीं चोट लगा, जैसे हम मारते तो दर्द कैसे होता है बाबू जानते हैं? एक थप्पड़ मार दिए ना तुमको तो कम से कम नहीं कुछ नहीं बेसी तो 5,000 7,000 या 220 ऊतक टूटिए जाता है। और दर्द होता है ऊतक के टूटने से, और कुछ से नहीं होता है। अब बाबू एक बात जान लिए, चेहरे पर मार खानी चाहिए, अपनों से मारिए। आप लोग कभी ब्यूटी पार्लर गए हैं कि ना गए? ब्यूटी पार्लर पर देखिएगा, लड़की लोग को ऐसे से मारा जाता है, कुछ साटने के लिए, जो सो
क्या कहते हैं उसको, क्रीम उरीम साटता है। तो ये सब देखो बाबू, ऐसा नहीं है कि कहिएगा सर आप गए हैं, हम भी ना गए, बस हम देखे हैं। खाली कहाँ देखे हैं? तो बहुत सारी जगहों पर हम देखे हैं। ऐसे धीरे धीरे मारता है, ना कि आप एकदम बैल की तरह मार देगा सीधे लाठी ले, ऐसा नहीं मारता है। कैसे मारता है? धीरे धीरे आराम। देखिए जापान में ऐसा मसाज होता है, ऐसा कहा जाता है कि जापान में जो है ना थेरेपी होती है, जिस थेरेपी के द्वारा सुंदर होते हैं। समझे कि नहीं समझे? हमारे शरीर में जितने टिश्यूज नए आते जाएंगे ना, उतना सुंदर होता चला जाए। अब कोई गधा ना कहते ना कि सर अपने आप को मारिए आप सुंदर हो जाइए। हमको सुंदर नहीं बनना है। आई डोंट वांट टू बी ब्यूटीफुल। समझे कि नहीं समझे? देखिए बाबू, सुंदर कौन होता है? लड़की। कौन होता है? लड़की को खराब होते हुए देखे हैं? लड़की सुंदर होती है, लड़का कामयाब होता है। लड़का कैसा होता है? अच्छा, कामयाब मतलब क्या होता है? कामयाब मतलब होता है सरकारी जॉब लगा हुआ हो, बहुत बड़का बिजनेस हो उसका, नहीं खूब पैसा वैसा कमाता हो, तो उसको कहते हैं कामयाब। तो वो समझ जाइए, लड़का सुंदर अच्छा नहीं लगता है, लड़का कामयाबी अच्छा लगता है। समझेंगे नहीं समझे? अगर सुंदर अच्छा लगता है तो बहुत ऐसा है जो सुंदर है लेकिन उसके बाद बुद्धि उसमें नहीं है, उसको कामयाब कहते हैं? नहीं कहते। क्या उससे सब कुछ सारा चीज उसको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन जो कामयाब है उसको इजीली सब कुछ मिल जाता है। अभी आप लोग सुने होइएगा आमिर खान के बारे में। इसके बारे में जानते हैं? 61 साल का है। कितने साल का? अगर 2 गो शादी पहले से भेल था, तीसरा शादी किया है 3-4 दिन पहले, यह 3-4 दिन पहले। और तीसरा शादी कितने साल की लड़की से किया जानता है? लगभग 30-32 साल की लड़की से। अब सोच लो, यहाँ जिसको शादी करना है बेचारे को शादी नहीं हो रहा है उसका। अगर कवर में जाने का उम्र हो गया, वो शादी कर रहा है। खैर चलिए, इस चीज पर टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? पॉइंट पे आते हैं। किस पे आते हैं? पॉइंट पे। किस पे आते हैं? हमारा जो पॉइंट है उस पे आते हैं। तो आमिर खान का तो आमिर खान देख लेगा अपना बेचारा, है कि नहीं? देखिए बाबू, एक बात आजकल बहुत चल रही है, हम अभी थोड़ा सा आप लोग अभी जो है ना देश के बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी एकदम समझिए, देश के भविष्य तैयार हो रहे हैं। कहिएगा सर देश के बारे में क्या जानकारी आप देना चाहते हैं? आजकल जो है ना एगो न्यूज चल रहा है। वो न्यूज क्या है जानते हैं? वो न्यूज ये है कि चीन जो है ना 60 किलोमीटर अंदर घुस गया भारत के, अरुणाचल प्रदेश। ऐसा न्यूज चल रहा है। तो बाबू वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा। तो बाबू उसमें जो है ना सो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो हमारे इंडियन आर्मी को ट्रोल कर रहा है कि हमारी आर्मी कहाँ सोई हुई है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो वो ध्यान से समझिए, हमको किसी पर विश्वास है कि ना है, हमको नेता किसी पर विश्वास ना है। हम नेता किसी पर नहीं विश्वास करते, चाहे वो राहुल गांधी हो कि हम नरेंद्र मोदी हो, तो कोई भी काहे नहीं, हमको किसी पर विश्वास नहीं, सब अपने घर चमकाने में लगा हुआ है। लेकिन बात जब आर्मी की होती है बाबू, आर्मी से कभी भी किसी पर विश्वास हो कि ना हो, हमारे देश के जवानों पर जरूर विश्वास हमको है। काहे कहिएगा? तो गलवान घाटी में जो युद्ध हुआ था ना, गलवान घाटी में मुश्किल से कितना, अरे 2-4-5 बित्ता घुसने की बात थी। वही में अगर घुसा हुआ था ना, 63 को मार दिया हुआ था। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। अब कल्पना करिए, जहां 2-3 बित्ता की बात हुई थी वहां घुसने ना दिया गया, 60 किलोमीटर कैसे घुस जाएगा? 60 किलोमीटर तो छोड़ो, 7 इंची अगर घुस जाए तो समझ में आ जाता। तो हमारे भारत के जवान ऐसे हैं जो बाबू ये बात जान लीजिए, और जवानों के हाथ अब बंधे हुए नहीं है, पहले बंधे हुए रहते थे। अब पूरी खुली छूट है। तुमको अगर उधर से 2 बार फायरिंग करे ना, तुम इधर से 200 बार कर दो। तुम्हारे पास उतना हथियार है, लड़ने के लिए हम देख लेंगे, लड़ लेंगे जिससे लड़ना हो। तो इसीलिए किसी पर विश्वास करिए कि ना करिए, हमारे इंडियन आर्मी पर जरूर विश्वास करिए। तो हमें उन पर विश्वास है। तो ये सब जो आप लोग भी वीडियो में देख रहे होंगे, कोई मोबाइल चलाता होगा तो जरूर देखा होगा कि इंडियन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है
वो घुस गई है 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा कुछ नहीं है। हमको इस बात पे 1% भी विश्वास नहीं है। ये सब कुछ जो नहीं है, ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा किसको कहते हैं? प्रोपेगेंडा मतलब होता है फेक न्यूज, गलत न्यूज, ठीक है। हम किसी को ब्लेम नहीं करते बाबू, नेता से हमारा कोई विश्वास नहीं है। नेता को हम मानवे नहीं करते, कुछ देश को बर्बाद करने में उसी का सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वो कोई भी नेता का ही नहीं है। खैर चलिए, हम लोग यहाँ देखते हैं, नेता की बात नेता जाने, हमारे देश की बात को हमारा जवान संभाल लेगा, है कि नहीं है। नेता पर तो कभी भी विश्वास नहीं है, जवान पर विश्वास है तो जवान संभाल लेगा। और रह गई बात जो वीडियो की बात करते हैं, तो हमको जहाँ तक पता चला है वो वीडियो जो है वो मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर। हमारे भारतवर्ष में ना वो बहुत सारे ऐसे संगठन है जो काम करती है, सक्रिय रूप से सरकार का विरोध करती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, सरकार भी बहुत गलत गलत नीतियां लाती है जिसके कारण विरोध करता है। आप लोग सुने देखे होइएगा, भरत तिवारी के बारे में सुने होइएगा, भरत तिवारी के बारे में सब आदमी सुने हो। अच्छा एक बात बताइए, भरत तिवारी गलत था? वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो मुद्दे को लेकर बोला हुआ था, उसका एनकाउंटर कर दिया। वो एनकाउंटर फेक एनकाउंटर किया गया, ऐसा नहीं कि वो होता है। एनकाउंटर कब किया जाता है? एनकाउंटर की स्थिति तब आती है जब कोई कैदी जो है या जब कोई मतलब मान लीजिए अपराधी जो है वो क्या करे, गोली बंदूक या कोई विस्फोटक सामग्री लेकर आप पर क्या करे, आक्रमण करे या आप पर हमला करे, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? उस स्थिति में आप सेल्फ डिफेंस के लिए उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन जैसा वीडियो आ रहा है भरत तिवारी का, उस वीडियो के माध्यम से हम लोग को या सभी को पता चल रहा है कि भरत तिवारी ने सबसे पहला अपना क्या किया हुआ था, हथियार डाला हुआ था, हथियार पुलिस को दिया हुआ था। भरत तिवारी का मुद्दा क्या था? भरत तिवारी क्यों ऐसे मतलब क्रांतिकारी बन गए? बहु भरत तिवारी का कहना था, भरत तिवारी का जो गांव था ना, वो गांव है नीचे में, नीचे में मतलब नीचे मतलब क्या होता है, गांव में कहीं बारिश हो जाता है ना तो पूरा गांव पानी से लबोलब हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे नेता है, अधिकारी है, जो वहाँ के लोगों को क्या कहा गया कि आप जो है ना यहाँ से पलायन करिए, यहाँ की जमीन छोड़िए, आपको दूसरे जगह बढ़िया जमीन से आप लोग को क्या किया जाएगा, घर और बना के दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को कुछ इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसके बाद कहा गया आपको सड़कें दी जाएगी, उसके बाद बिजली दिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाएगी जो उन लोग को नहीं दिया। अच्छा अपने लोग को तो बिजली है, अब कल्पना करिए अपने लोग के रोड पे सांप आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन जहाँ बाढ़ वाला इलाका है वहाँ सांप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और रात में कोई बच्चा अगर कहीं गया, कहीं भी गया या इमरजेंसी में कहीं से आ रहा है और रास्ते में उसके साथ कुछ हो गया, तो न लाइट है न कुछ हो, तो कैसे उसको क्या किसी को पता चलेगा? अच्छा आजकल किडनैप बहुत ज्यादा हो रहा है, रेप बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई लड़की को आने में अगर मान लीजिए रात हो गया, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा कोई जानता है? तो ये सब चीजों को मुद्दा को लेकर के भरत तिवारी क्रांतिकारी बना हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भारत तो छोड़ो, बिहार है एकदम करप्ट सिस्टम है, एकदम क्या कहें, घूसखोर सब बैठल है जो न खुद आगे बढ़ रहा है न जनता को आगे बढ़ने में, अपना खाली भर रहा है, सब कुछ हो गया। अभी मतलब ये समझिए कि भारत में जो मतलब इस समझिए सरकार नहीं गिर रही है, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत जल्द सरकार गिर जाएगी क्योंकि सरकार की नीतियां बहुत खराब चल रही है। सरकार कहती है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं हम बेटियों की सुरक्षा पर सबसे पहले ध्यान देंगे। बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान देंगे मतलब कि लड़कियां जो है रात के 10 बजे 12 बजे भी अगर कहीं निकलना चाहिए, कहीं जाना चाहिए तो वो जा सकती है। लेकिन यहाँ तो सुबह में क्या होता है जानते हैं, जहाँ सीएम का आवास है, जहाँ सीएम का घर है, वही एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप करके फेंक दिया जाता है। वो बेटी के साथ क्या बचाव करेगा, पूरा घर के सामने में वो बेटी को मार के फेंक दिया गया। तो इस तरह की चीजें होती है, इस सब चीजों पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। खैर चलिए हम लोग अपने बात पे आते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमको वसा प्रदान करने वाली फसलें। वसा मतलब फैट, जिससे हमें क्या होती है, तो एनर्जी मिलती है। बाबू फैट भी हमारे शरीर के लिए जरूरत है। अब इतना नहीं कि जैसे हमारा ये है, जरूरत वाला नहीं है, बेसी है। फैट मतलब क्या होता है कि फैट एक ऐसा चीज होता है, जैसे आप लोग लड़की लोग बेसी व्रत करती है नहीं, तो फैट एक ऐसा भोजन होता है या एक ऐसा मतलब न्यूट्रिएंट्स होता है जो आपके शरीर में जब कोनो चीज की कमी होती है ना, तो ये फैट पहुंचा देता है। समझे कि नहीं समझे? तो वसा प्रदान करने वाला भोजन किसको कहते हैं, तो बाबू फसलें किसको कहते हुए, फसलें
जिनसे हमें मूल रूप से किसकी प्राप्ति होती है, वसा की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वसा प्रदान करने वाली फसलें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करिएगा तो सरसों हो गया, सूर्यमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या है, तो वसा प्रदान करने वाली फसलें हैं। और ये दूसरे शब्दों में इसको जानिए, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने तथा तेल प्रदान करने वाली या वसा प्रदान करने वाली फसलें होती है, उसी को हम लोग वसा प्रदान करने वाली फसलें कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे का जो क्लास है वो हम अगले दिन लेंगे, हम लोग मैथ को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विज्ञान को करिए गुड बाय। आप लोग भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको बेहतर लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नजर आती हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। और अगर इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।